जैसे आप बोलते हैं ना, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, तो ये कब लागू होता है कब लागू नहीं होता, समझ नहीं आता कई बार। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक सब हो जाता है। इसमें कई लोग ये विचार करेंगे करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, तो हम खाना बनाएंगे तो हम खाना बिगाड़ देंगे, हम खाना बनाएंगे नहीं। झाड़ू लगाने वाले काम है, झाड़ू लगाने वाले सब बिगाड़ देंगे तो हम झाड़ू लगाएंगे ही नहीं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। हम जो है सहजता के जब भी खिलाफ जाते हैं, सहजता के जब भी खिलाफ जाते हैं, सहजता के खिलाफ जाने पर कुछ करना पड़ता है। और सहजता जो है प्रतिसंवेदन है। सहजता क्या है? प्रतिसंवेदन है। सहजता से होता है, प्रतिसंवेदन से घटता है ना। तो सहजता से जो होता है वह हो रहा है, वह करना नहीं है। सहजता से सारा जीवन चलता है। पक्षी भी तो भोजन तलाशता है, पक्षी भी तो घोंसला बनाता है, चींटी भी करती है, लेकिन वो उसका प्रतिसंवेदन है, उसकी सहजता है ना। और जब उन्हें भूख लगती है तब वो भोजन कर लेते हैं, है ना। जब उन्हें जैसा होता है जरूरत से वो जीते हैं। हम क्या है, जरूरत से नहीं जीते हैं, हम जरूरत से नहीं जीते, हम जबरदस्ती कुछ भी करते रहते हैं। यह है कि किसी की जरूरत है कि धन कमाना है, परिवार चलाना है, यह करना है, जरूरत से जी रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक व्यक्ति है, बहुत गहरी सी बात है कि उसके पास बहुत धन हो गया है, ठीक है ना, और तब भी वो धन कमा रहा है। तो धन कमाने में वो अपने आप को रमाए हुए रहेगा, लेकिन उसके भीतर से उसको पता है कि धन मेरे पास पर्याप्त है। ऊपर का नहीं, भीतर अपने भीतर उसकी प्रज्ञा जानती है, उसकी मेधा जानती है कि धन पर्याप्त है, पूरा जीवन चला जाएगा। मेरी उम्र 70 साल है, मैं 100 साल भी जीऊँगा तो भी ये धन कम नहीं पड़ेगा, 200 साल जीऊँगा तो भी धन कम नहीं पड़ेगा, और बाल बच्चों के लिए भी धन कम नहीं पड़ेगा। और बाल बच्चों के लिए ज़्यादा बचाना तो मूर्खता का काम है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, है ना। यदि पूत सपूत हैं तो उनके लिए धन क्यों संचय करना है, वो तो अपना संचय कर ही लेंगे, वो अपने खुद योग्य हैं, कमा लेंगे। और कपूत है तो उसके लिए क्या संचय करना, वो तो कुछ दिनों में ही मिटा देगा, और वो मिटाते मिटाते उसका शरीर, अपना शरीर भी बिगाड़ लेगा, उसको संघर्ष नहीं मिलेगा तो और बिगड़ जाएगा। तो अब जो है यह समझ पैदा होती है कि जीवन प्रति संवेदन से होना चाहिए, सहजता में। अब वह जो है बहुत ज्यादा धन जिसने अर्जित किया हुआ है, बारीक बात है, अंदर की मेधा जानती भी है, और तब भी वो उससे बाहर नहीं आ रहा है, जीवन को जी नहीं रहा है। वह एक मशीन की तरह काम कर रहा है, रोबोटिक तरीके से काम कर रहा है, जीवन को जी नहीं रहा है। उसकी प्लानिंग्स हैं कि कभी छुट्टियां मनाऊंगा, और कभी धोखे से छुट्टी मनाने भी जाता है, तो 2 दिन की छुट्टी मनाने जाता है, जबकि उसकी क्षमता ऐसी है कि जिन जगहों पे छुट्टी मनाने जा रहा है उन जगह पर वो सुंदर बंगले बना करके ज़िंदगी भर भी रह सकता है। लेकिन उन जगहों पर वो जा रहा है, महंगे होटल में जा रहा है, रुक रहा है, और रुक रहा कितना है, कब पहुँचेंगे, बोले एक काम करते हैं ना, ये काम निपटा के रात को 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे, सुबह उठ करके उसका देख लेंगे, दोपहर को वहाँ से निकल जाएंगे तो शाम की मीटिंग अटेंड हो जाएगी, है ना। या बहुत ज़्यादा हिम्मत कर लिया तो बोले 2 दिन की छुट्टी मार ली, 3 दिन की छुट्टी मार ली, और उन 2-3 दिनों में भी स्ट्रेस में ही रहा कि उसका क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। एक दिखावे के लिए आगे कि वहाँ है, और मन तो वहाँ ही नहीं, मन कहीं और लगा हुआ है, और ठहराव ही नहीं है। आनंद के लिए ठहराव चाहिए, और ठहराव उसके पास है ही नहीं। भीतर से सब ठहरा हुआ होगा
तभी तो रेजोनेंस बिठा पाएगा, तभी तो आनंद ले पाएगा। तो आनंद तो उसने उसके जीवन में आया ही नहीं, तो उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना। वो फ्रस्ट्रेशन को जी रहा होता है, ऊपर से कुछ भी दिखा रहा हो, दूसरों को लगता है अरे बड़ा सुखी है, इसके पास कारें हैं, इसके पास एरोप्लेन है, इसके पास बंगले हैं, इसके पास धन है, इसके पास ऐसा है। इनके संग साथ में कभी रह के देखो, हम तो रहे इन लोगों के साथ में, कैसे रहते हैं। एक ऐसे ही रईस के यहाँ हम थे, तो हम उसके यहाँ पहुंचे, तो पहुंचने के 10-15 मिनट बाद आया और कहा कि बस अभी लैंड किया है, 15 मिनट पहले ही मैंने लैंड किया है। उसके पास 19 प्लेन है, उसके पास 19 प्लेन है खुद के। तो उसने जस्ट लैंड किया है और लैंड करते ही आपके पास आया, सॉरी आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, गपशप होती ही रही है, वो होता रहा। घंटे भर बाद हम कहते हैं कि वो बहू नहीं दिख रही है, कहाँ गई? बहू नहीं दिख रही है, कहाँ गई? आती होगी, बस टाल रहा है। मैनेजर आके धीरे से बोलता है स्वामी जी बस आने वाली है, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसके आधे घंटे बाद वो आती है, बैठती है, तो ये हस्बैंड उठ करके चला जाता है। थोड़ी देर बात होती है, मैं कहा क्यों, कहाँ थी, साथ में नहीं आई? नहीं साथ में नहीं आई, क्यों? बोले हमारा झगड़ा हो गया है, मैंने अभी लैंड किया है। दोनों एक ही जगह से चले हैं और दूसरे जगह पे लैंड किया है, अलग अलग प्लेन में आए हैं, एक साथ नहीं आए। वो निकली है और एक घंटे 1.5 घंटे बाद दूसरे प्लेन से ये निकली है और जाना वहीं है। बोले मैं इसके साथ नहीं आऊंगी। दोनों झगड़ा करके दोनों अलग अलग प्लेन से लैंड किए। अब वह जो है उनके जीवन में इतनी खींचतान है, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन सहजता है नहीं। धन बहुत है, लेकिन धन को कैसे जिया जाए, किस सहजता में जिया जाए, वह उनके पास वो मेधा व फुर्सत वह चीज़ है नहीं, वो ठहराव भीतर है नहीं। तो धन होने से ही सब कुछ होता नहीं, धन होने से ही सब कुछ होता नहीं है। असंग होने की कला, असंग होते हैं तब वह बात आती है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि तादात्म्य को जी रहे हो। किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं अपन, तब ये फील होता है कि गलत तो नहीं करना है। होते हैं कुछ काम से बार बार अपन प्रयास करें कि हमें करना है, लगे हैं उसको, लेट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है यार। होता यह है कोई भी चीजें हैं सहजता में यदि उसमें तो एक प्रयास उतने ही करने होते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रयास करने पर चीजें ज्यादा बिगड़ जाती हैं और जरूरत से ज्यादा प्रयास की जरूरत ही नहीं है। प्रयास की उतनी जरूरत है, बाकी धैर्य की जरूरत है, लेकिन धैर्य नहीं होता है, अधैर्य होता है और उसको हम ज्यादा प्रयास करते हैं। और ज्यादा प्रयास करने से बहुत सारे लोग बच्चों को सुधारने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और उनके बच्चे गारंटी से बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश की गई, उसका बदला न लेंगे वो। इतना अत्याचार, किसी को सुधारना यानी उस पर अत्याचार किया जा रहा है और जरूरत से ज्यादा उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, मतलब कितना अत्याचार किया जा रहा है। उसका बचपन उसको जीने नहीं दिया जा रहा है, उसको सिर्फ सुधारा जा रहा है। तो सुधर, ये तू गलत कर रहा है, और सुधर। वो प्रतिरोध करेगा, बदला लेगा, क्योंकि उसकी सहजता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका सहज जीवन उसे जीने नहीं दिया जा रहा है। तो बराबर वो गलत, अब वो बदला लेने के लिए गलत दिशा में जाएगा और गलत दिशा में जाकर वो अपने आप को उस रूप में जैसा चाहते थे कि तुम न बने वैसा बन के दिखाएगा, एक्सट्रीम में जाकर के, और बदला लेगा। उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसे, उसका जीवन नर्क हो जाए, लेकिन वह तुम्हें सुखी नहीं होने देगा। वह बन के दिखाएगा जो तुम नहीं चाहते थे, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी प्रॉब्लम में आए तो
हाँ, खुद भी प्रॉब्लम में भले आ जाएगा, लेकिन वह तुम्हें सुखी नहीं होने देगा, बदला लेगा, क्योंकि तुमने उस पर अत्याचार किया है। तो समाज सुधारक यदि न होते तो यह संसार स्वर्ग होता। यह संसार स्वर्ग होता यदि समाज सुधारक पैदा न हुए होते। इतने समाज सुधारक पैदा हुए और उनके कारण ये सृष्टि नर्क है। सृष्टि में जो सारी समस्या है समाज सुधारकों के की गिफ्ट है हमें, उन्होंने गिफ्ट की है ये। हाँ, अब मोटिवेटर आ गए हैं, तो अब जो संसार और बिगड़ेगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। पुराने समय गाँव में अभी भी जाके देखो, समाज सुधारक वहाँ नहीं है, वहाँ भी सरलता और अच्छी मिल जाएगी, कुछ अच्छा ही मिलेगा। पुराने समय में और गाँव में, देहातों में, आदिवासियों में जहाँ स्कूल भी नहीं था, स्कूल भी तो एक सुधारने की प्रक्रिया है ना, है ना। तो हम जो है बैगा जनजाति के आदिवासियों के बीच में रहे हैं, और बैगा जनजाति के आदिवासी जो है कभी भी स्कूल नहीं जाते हैं, और किसी भी सरकारी कार्यक्रम में इसमें उसमें कभी भी नहीं जाते हैं, दूसरों के फंक्शंस में कभी भी नहीं जाते हैं, और जो है उनके जो फंक्शंस होते हैं उसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों का वो कभी भी उपयोग नहीं करते रहे। उन्होंने, उनके घरों में कभी भी बिजली नहीं होती रही। अब तो थोड़े करप्ट वो भी हो गए, इन्फ्लुएंस में आ गए। कभी भी बिजली या कोई ऐसी चीज़ों का जो मशीन है, मैकेनिक वाली चीज़ें हैं, इनका प्रयोग कभी भी नहीं करते रहे, और बहुत आनंदित रहे, बहुत सहज सरल रहे। वो बच्चों को कभी सुधारने की कोशिश नहीं करते रहे, लेकिन अपनी सहजता में वो परिपूर्ण रहे। उनके बच्चे, उनको सिखाना नहीं पड़ता था, वो बराबर उनको सीख जाते रहे छोटपन से ही कि ऐसे बांस को काटना है, ऐसे उसको छीलना है, बांस की ऐसे टोकनी बनाई जाती है, बांस की ऐसी सुपड़ी बनाई जाती है ना, और क्या क्या चीज़ें, जंगल की चीज़ें वो इकट्ठी की जाती हैं। हफ्ते में एक दिन जो है हाट बाजार जाना है, हफ्ते में एक दिन हाट बाजार जाना है, जो कि एक बड़ा गांव होता है। एक बड़ा गांव होता है ना, जहाँ 2-3-4 हज़ार की आबादी होती है, बड़ा गांव हो गया। उस गांव में हाट बाजार लगता है, तो एक बार हाट बाजार जाना है, वहाँ पर जो है अपनी चीज़ें देनी है, बेचनी है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले आनी है। ज़रूरत की चीज़ों का मतलब क्या होगा? ज़रूरत की चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ होती है नमक, है ना, और दूसरी बड़ी चीज़ होती है उनकी शराब, है ना। नमक, शराब और 2-4 कुछ छोटी मोटी चीज़ें, हो सका तो तेल थोड़ा बहुत ले आया, या 1-2 चीज़ें और ले आया, या कभी कभार कोई कपड़ा तो बहुत कम लगता है, कि लंगोटी तो पहननी होती है, और तो कुछ पहनना होता नहीं, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो ले आएगा, और जो है कुछ अनाज ले आएगा, कुछ अनाज ले आएगा, उससे ज़्यादा उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो जो है, उन्होंने अपने बच्चों को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करी, और उनके यहाँ कभी समस्याएं होती नहीं रही, है ना। अबुझमाड़ के जंगल हुए हैं, है ना, सुने होंगे ना, अबुझमाड़ के, बस्तर, मुरिया मारिया संस्कृति। हाँ, तो उनके यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे आदिवासी कबीले हुए हैं, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और वो अमेज़न के जंगलों के कुछ वहाँ, तो उनको जो है ये पूछा गया कभी कि कुछ कबीले ऐसे हुए हैं कि तुम लड़ते हो तो कैसा क्या होता है, तो लड़ना क्या भी सब क्या होता है, लड़ना, लड़ाई कैसे होती है। तो फिर जब उन्होंने आपस में एक्टिंग करके लड़के बताया, तो खूब जोर जोर से हंसे, बोले ये क्या है, ये इसको लड़ाई बोलते हैं, अच्छा, पर ऐसा क्यों करते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि लड़ाई होती क्या है, और लड़ाई क्यों होनी चाहिए। परिग्रह है ही नहीं, छीन झपट है ही नहीं, क्या छीनोगे, उन्होंने कुछ परिग्रह किया ही नहीं है। और किसी को कुछ चाहिए, बोलता है कि ये तुमने क्या लाया, ये लाया, मुझे चाहिए, बोले ले ले। उसने कुछ भोजन इकट्ठा किया है, बोले चाहिए, तो बोले हाँ बैठ जा, साथ में खा ले, है ना, वहां कोई बात ही नहीं है छीन झपट वाली। ऐसे वो संस्कृतियां हुई हैं, आज हमारी परिभाषा में नहीं बैठती। तो वहां जो है ये जो अमेरिका की एक कबीलाई संस्कृति है,
उनका हम नाम भूल रहे हैं, आमिश नहीं, एक कबीला ऐसे नेकेट रहती है, जोए। तो जोए जो है, जोए से बहुत अपना पूछा गया कि तुम लड़ते कभी तो लड़ा होगा कोई कभी, तो बोलते नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं है। मतलब हमें तो पता ही नहीं कि लड़ाई होती क्या है, पहले बताओ। और जब उन्हें लड़के बताएगा तो खूब हंसे। अब उनके यहाँ ऐसा है कि किसी की कोई बीवी है और किसी दूसरे को वो बीवी उसकी पसंद आ गई, तो वह क्या करेगा, वह जंगल जाएगा, एक शिकार करेगा, शिकार लेके आएगा और उसे देगा उसके हस्बैंड को, और बोलेगा कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और उसके बाद में वह उससे कहेगा, वो साथ में भोजन करेंगे, और वो कहेगा कि मुझे जो तुम्हारी ये बीवी जो पसंद है। बोले पसंद है तो ठीक है, ले जा ले, तेरी हो गई, है ना। और पसंद है का मतलब वो दोनों आपस में आकर्षित हुए होंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए होंगे, तो उसने कहा होगा कि यदि तुझे मुझे पसंद है तो मेरे पति के पास जा, तू उसने इसके लिए लिया, गिफ्ट लिया, तो वह जो है उसे गिफ्ट ले आएगा और उसे दे देगा और कहेगा कि ऐसी में सी बात है। बोले कोई बात नहीं है, मतलब कोई बंधन वहां है ही नहीं, मेरा वाला जो है ना, मेरा जैसा कुछ प्रभाव है ही नहीं। अब यह हमारी सामाजिक अवधारणाओं के खिलाफ है ना। हम अवधारणाओं को जी रहे हैं, तो अवधारणाओं को जी रहे हैं तो अवधारणाओं के हिसाब से फंसे हुए हैं, तो अवधारणाओं को जीने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है ना? अब वो जो है इस तरीके से जी रहे हैं, लेकिन दो चीजें हैं कि अवधारणाओं से मुक्त भी होना है, लेकिन सजगता के साथ, होश के साथ, बेहोशी में नहीं, उसमें सजगता होनी चाहिए, होश होना चाहिए। सब हो रहा है ये जाना चाहिए, है ना। हाँ, जानना भी हो रहा है, क्योंकि आंतरिक स्वभाव, अब साक्षी को हम कह रहे हैं तो साक्षी जैसे पूर्व अवस्था है, तो साक्षी का क्या अर्थ होता है कि जाना जा रहा है, जाना जा रहा है। ये सारी प्रैक्टिस जो है एक्चुअली साक्षी की ही प्रैक्टिस है ना। सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। तो नेति नेति में फिर यह जो सब जाना जा रहा है, शरीर को भी जाना जा रहा है, मन को भी जाना जा रहा है, भावों को जाना जा रहा है, जिसको जाना जा रहा है, तो वह गिरते चले जा रहे हैं। ये मैं नहीं हूं, नेति 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 नेति, है ना। और अंततः वह जाना जा रहा है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है वह भी जाएगा, उसको भी जाना ही चाहिए, उसको भी विसर्जित हो जाना चाहिए। तो ये जो सेपरेशन का बोध है, सेपरेशन का बोध सघन है, तो वह उतना प्रयास करेगा कुछ ना कुछ करने का अपने सेपरेशन को बनाए रखने के लिए। सेपरेशन का सघन बोध जो है वह ज्यादा कुछ करता है अपने आप को बचाए रखने के लिए, और जितना करता है उतना बिगड़ता है, क्योंकि जितना वो करेगा तो सेपरेशन का बोध और बढ़ेगा। बिगड़ने का क्या अर्थ है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, उस करने से अपने सेपरेशन के बोध को और बढ़ाएगा, अपने सेपरेशन के बोध को और बढ़ाएगा। सेपरेशन का बोध बढ़ना ही तो बिगड़ना है, और सेपरेशन के बोध का विड्रा होना ही सुधरना है। और न करने से सेपरेशन का बोध जो है अपने आप सुधर जाता है। करने से ही तो सेपरेशन का बोध होता है ना, करने से ही होगा ना। और जो हो रहा है, जो हो रहा है उसमें सेपरेशन का बोध तो होता नहीं, सहजता से हो रहा है, अपने से हो रहा है। जो अपने से हो रहा है वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है तो वहां कोई सेपरेशन का बोध बनेगा नहीं, है ना। और जो है ये जहां पर भी ये सरलता आ जाती, सहजता सरलता आ जाती है, तो सेपरेशन थिन होते 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 विदा हो जाएगा। क्या ज्ञानी पुरुष भोजन नहीं करता? क्या ज्ञानी पुरुष स्नान नहीं करता? क्या ज्ञानी पुरुष बाकी चीजें नहीं करता? क्या ज्ञानी पुरुष बातचीत नहीं करता? क्या ज्ञानी पुरुष लोगों से व्यवहार नहीं करता? क्या ज्ञानी पुरुष जागतिक नियमों को नहीं मानता है? अभिनय पूर्वक मानता है, जागतिक नियमों को मानता है ना।
वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने ही पड़ते हैं, है ना। ज्ञानी पुरुष को भी आधार कार्ड बनवाना पड़ता है ना आधार कार्ड। कुछ बैंक पासबुक वगैरह वो भी उसको भी बनानी पड़ती है ना। और जो है उसको भी रेलवे की टिकट लेनी पड़ती है यात्रा करने के लिए, है ना। उसे भी धन वगैरह उपयोग करना पड़ता है। लेकिन वो एक बस सब हो रहा है के तहत हो रहा है, उसमें बहुत ऐसा गुणा भाग नहीं है, तो सहजता में हो रहा है। तो सहजता में यदि हो रहा है तब वहां पर एक बात और हमने कहा कि धनी व्यक्ति वो नहीं कर पाता, लेकिन एक माँ धनी व्यक्ति हुआ उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। राजा जनक तो राजा रहा, ज्ञान के बाद में भी राजा रहा, और धन ने उसको कुछ बिगाड़ा नहीं, धन ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, क्योंकि वहां जो है उसके साथ में परम स्वीकार की अवस्था थी कि उसमें असंगता थी, असंग था। राजा जनक को क्या कहा जाता है? विदेह, है ना। क्यों विदेह कहा जाता है? असंग था, उसको नेति, शरीर में नहीं हूं, यह मेरा नहीं है तो है, उपयोग हो रहा है तो हो रहा है, मेरा तो नहीं, न महल मेरा है, न धन मेरा है, न पद मेरा है। औपचारिकताएं हैं, उपयोगिताएं हैं। कौन का राजा, कौन राजा? उपयोगिता है तो है ना। अब ये देखो, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसा है कि वो ऑफिस के बाहर भी डॉक्टर है, दुनिया में भी डॉक्टर है। बहुत सारे अधिकारी ऐसे देखे, घरों में उनके एटीट्यूड ही ऐसे हैं, घर वालों के साथ भी ऐसे एटीट्यूड है जैसे वो अधिकारी हैं। तो हम उनके घरों में रहे, आते रहे, देखते रहे, बीवी के साथ ऐसा व्यवहार करा, बच्चों के साथ है। मैं कहा तुम बाप नहीं हो क्या? नहीं बाप हूं ना, मेरे बच्चे हैं, पर मैंने तो नहीं देखा कि तुम बाप की तरह व्यवहार कर रहे हो और तुम्हारे बच्चे हैं। तुम तो एक अधिकारी की तरह व्यवहार करते हो। अधिकारी के तो बच्चे पैदा नहीं होते, पैदा तो बाप के होते हैं। इंसान के बच्चे पैदा होते, तुम तो इंसान हो नहीं, तुम तो अधिकारी हो। हाँ, इंसान के लक्षण तो दिख नहीं रहे तुम में, जेनेटिकली पैदा हो गए, तुम तो उनके बाप हो नहीं मैं इनका बाप हूं और ऐसा हूं, तो मैं व्यवहार करो ना बाप की तरह, तो अधिकारी की तरह व्यवहार कर रहे। घर में भी अपना वो चोला ओढ़ के बैठे। वो डॉक्टर जो है बाजार घूमने गया है तो वहां भी डॉक्टर है, एक इंजीनियर वहां गया है, कोई अफसर वहां गया है तो वहां भी वही है। तो वो जो है इतने झूठों को, इतने स्थूल झूठों को जी रहा है, तो उसके जीवन में कोई फ्लावरिंग हो सकती है? कोई सुगंध उठ सकती है? बदबू ही उठेगी ना, उसके जीवन से सड़ांध ही उठेगी ना। है ना, उसके जीवन में कभी फ्लावरिंग हो नहीं सकती। जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता के साथ इतना जुड़ गया, और यह शरीर के साथ असंग होना है, मन के साथ असंग होना है, भावों के साथ असंग होना है, आत्मा परमात्मा के कॉन्सेप्ट है उनके साथ असंग होना है। तो शरीर तो छोड़ो, एक यूटिलिटी है ना, किसी संयोग से उसे मिल गई, कोई पद योग संयोग की बात है, मिल गया, तो उसके साथ इतना ज्यादा एसोसिएट हो जाता है कि वो उसे ही जी रहा है ना, उसे वो जी रहा है। वो हो गया, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, मतलब इंसान भी नहीं रहा, वो डॉक्टर इंजीनियर हो गया। और इंसान से भी ऊपर उठना है, इस शरीर से ऊपर उठना है, वो उससे कहां से ऊपर उठेगा? शरीर से ऊपर कैसे उठेगा? मनुष्य से ऊपर उठना है, शरीर से ऊपर उठना है, वो तो पद ही हो गया, अभी तो उससे भी नीचे गिर गया, वो तो उससे भी पतित हो गया कि वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, हैं? वो फलाना है, वह मंत्री है, और भी पतन हो गया ना। ये तो कर रहा है, वो कुछ कर रहा है ना, अपने पद को बनाए रखने के लिए लगातार कुछ कर रहा है, जितना कर रहा है उतना बिगड़ रहा है। और कुछ ऐसे भी रहते हैं, बड़े सरल रहते हैं, एकदम डाउन टू अर्थ रहते हैं,
कुछ कर ही नहीं रहे, सब हो रहा है, हो रहा है। हम जानते हैं अरे कुछ चल रहा है खेल, डॉक्टरी का खेल चल रहा है कि मंत्री का खेल चल रहा है कि राजा का खेल चल रहा है। राजा जनक कह रहा है कि ये तो खेल है, खेल चल रहा है राजा का। कौन राजा, कैसा राजा? खेल है भाई, चल रहा है। कौन जनक? नाम रूप है। कौन सी देह? किसी खेल का हिस्सा है यह देह? विचार श्रृंखला ये क्या है? ये सब तरह तरह की तरंगों का, इसका उसका, मास हिप्नोटिज्म का, इसका प्रभाव है। कौन सी विचारधारा, कौन सी अवधारणा है? ये सब यहीं की खेल खिलौने हैं। इस लीला से सब पैदा होते रहते हैं, विसर्जित होते रहते हैं। कैसी अवधारणा? काहे का मन? किसका मन? कैसी आत्मा? कैसा परमात्मा? असंग, असंग होकर, पूरी तरह से असंग। तो गुरुकुलों में जब कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट कोई शिष्य हो जाता था, उसको भेजा जाता था जा राजा जनक के पास। क्यों? तू एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, तेरे को पटरी पे लाना पड़ेगा। तो गुरु बोलता था मैं तो तुझे पटरी पे नहीं ला सकता, अब राजा जनक के पास जा, वही तुझे तेरा इलाज करेगा। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट मतलब ज्यादा बीमार है, ज्यादा बड़ी बीमारी है। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी सबसे बड़ी बीमारी है ना, उसको एबनॉर्मलिटी भी कह सकते हैं, है ना। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट मतलब एबनॉर्मलिटी, ओवर स्मार्ट। तो गुरु बोलता था कि तेरा इलाज बस एक ही जगह, तुझे राजा जनक के पास जा। ऐसे लोगों को ही भेजा जाता था राजा जनक के पास। और जो वहां दिन 2-3 दिन अपना राजा जनक अपने यहाँ रोकते थे कि अब किसी गुरु ने भेजा है, तो फिर अपना उसको राजमहल में रुकवा लेते थे। किसी गुरु ने भेजा है तो वह काम होगा, करना पड़ेगा, स्वीकार करते थे। और 2-3 दिन में उसका कोई ना कोई इलाज कर देते थे और पटरी पे आ जाता था वह। राजा जनक के जीवन की घटना है ना। ये कोई आया ऐसे ही किताबी कीड़ा, सारे ग्रंथ उसने कुतर लिए थे। कीड़े रहते हैं ना, कुतरते हैं, है ना, दीमक वीमक, ऐसे दीमक टाइप का कोई रहा होगा, वो पूरे ग्रंथ कुतर लिए थे उसने, है ना। उसने बता लिया था कि यह ग्रंथ जो है, यह उसका स्वाद वह था, इसका स्वाद वह था, मैंने इसको भी कुतरा था, उसको भी कुतरा था। सारे ग्रंथ कुतर लिए थे। तो वह जो है वहां पहुंचा और देखा कि राजा जनक के यहाँ पर तो सभा सजी हुई है और कार्यक्रम चल रहा है। कोई नृत्यांगना, कोई वेश्या बुलाई गई है, वो नृत्य कर रही है, संगीत चल रहा है, शराब के प्याले ढाले जा रहे हैं और राजा जनक वहां बैठे हुए हैं उस सभा में, उस सभा में बैठे हुए हैं। उसके अंदर में यह प्रश्न जागा कि मेरे गुरु ने इस आदमी, इस बेवकूफ आदमी, इस करप्टेड आदमी के पास मुझे भेजा है, इस पतित आदमी के पास मुझे भेजा है, जो नृत्य चल रहा है चुपचाप देख रहा है, उसके दरबारी शराब पी रहे हैं और बैठा बैठा देख रहा है। इस दरबारी को मना भी नहीं करता कि तुम शराब क्यों पी रहे हो, श्रेष्ठी आके बैठे हैं, शराब ढाले जा रहे हैं, वो सिंहासन पे बैठ के देख रहा है। और शराब तो उसी के महल के खर्चों से आई होगी, वहां से बैठा बैठा देख रहा है कि शराब पी जा रही है, खुद परोसवा रहा है, उत्सव राग रंग चल रहा है, देख रहा है उसे, और यह मुझे ज्ञान देगा और मैं इतना ज्ञानी हूं और गुरु ने मुझे यहां भेजा है। जरूर गुरु में भी गड़बड़ है, गुरु पे भी शक उठा उसे, क्योंकि वह था थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट तो गुरु पे भी शक करते हैं ना। अभी तो उनमें समर्पण घटा ही नहीं, इसलिए तो गुरु को भेजना पड़ा। तो अब यहाँ से निकल, उधर जा, उधर तेरी बात बनी तो ठीक, नहीं तो फिर जयराम जी की, फिर स्कूल का बस्ता उठाना, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करना, अगले जन्म में फिर देख लेना, साधना कर लेना। तो राजा जनक
ने आने पर स्वागत किया, आइए महाराज बैठिए। विनम्र थे वह, उसके बावजूद आइए महाराज बैठिए। उस गधे को कहा आइए महाराज बैठिए, और जो है उसके पैर पखारे और कहा कि इन्हें रुकवाइए। उसने कहा, जनक तेरे पास तो मुझे रुकना नहीं चाहिए, तेरी क्या दशा है, तुझे बहुत सुधार की जरूरत है, पर मेरे गुरु ने पता नहीं क्यों तेरे पास भेजा है। अब भेजा है तो मुझे अपने गुरु की बात रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं भी, मेरी तो इच्छा है कि अभी चला जाऊं। तो राजा जनक ने कहा, महाराज आ गए हैं, गुरु ने भेजा है तो थोड़ा रुक ही जाइए, एक दिन तो कम से कम, ये संध्या हो गई, विश्राम कर लीजिए, कल फिर देख लेना आप, आपकी जैसी इच्छा हो। वह अहंकार से भरा हुआ, अच्छा चल ठीक है रुक जाता हूँ। बढ़िया अच्छे से अच्छे रूम में व्यवस्था की गई उसकी, बढ़िया व्यवस्था की गई, शाही गद्दों पर बढ़िया व्यवस्थाएं बना दी गई, और जो है दरबान अपना दरबार में, वहाँ दरवाजों पे दरबान आके खड़े हो गए, नंगी तलवारें लेकर के खड़े हो गए, तलवारें लेके खड़े हो गए। अच्छे से अच्छा भोजन करवा दिया गया उसे, सब कुछ करवा दिया गया, और उसके बाद जो है उसे वहाँ पर शैया में ले जाके उसे जब ले जाया गया और सुलाया गया, तो वो तो घबरा गया, क्योंकि एक तलवार जो है बड़ी खतरनाक पैनी तलवार ऊपर लटक रही थी, और उसके नीचे उसका बिस्तर था, और उसमें जो है वो कच्चे धागे से बंधी हुई थी, और वो झूल रही थी हवा में। कभी भी वो धागा टूट सकता था, तलवार भारी थी और धागा बड़ा कच्चा था, धागा बड़ा कच्चा था, तलवार भारी थी, बड़ी नुकीली थी, और कहा गया कि आपकी शैया है, यहाँ विश्राम करना है। बोले दूसरा कुछ नहीं है? बोले नहीं नहीं नहीं, राजाज्ञा है, यही आपका बेड है, तो इसको हटाओ। बोले नहीं हटेगा, राजाज्ञा है, राजा का आदेश है कि यह आपकी शैया है और यहीं आपको शयन करना पड़ेगा। और वो तलवारें लेकर ऐसे खड़े हो गए। आज्ञा मतलब सुन, तो राजा की आज्ञा, और कोई दरबान कोई बोल रहा है, कोई सैनिक बोल रहा है, मतलब वह सीधे सीधे बताता है कि यह है, ऐसा करो, नहीं तो ये तलवार तुम्हारी गर्दन उतारने के लिए खड़ी है। अब क्या करे वह, मजबूर, गालियां देता रहा। मैं पहले ही जानता था ये बदमाश है, करप्टेड है जनक, पता नहीं इसके पास कैसे भेज दिया है, ये गड़बड़ आदमी है, कुछ दिख ही गया। उसे यह नहीं पता कि ज्ञानियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, वो अपनी नजर में ज्ञानी था, और जो है वहां पर किसी प्रकार से मजबूरी में लेटा रहा, नींद तो आई नहीं, देखता रहा तलवार को, गिर तो नहीं रही, गिरेगी तो मैं छलांग मार दूंगा, यह कर दूंगा, है ना। एक क्षण के लिए भी नहीं सोया, पूरे होश में जागा रहा रात भर, कभी पलक नहीं झपकी, क्योंकि तलवार हिल रही थी, धागा कच्चा था, कभी भी गिर सकती थी, और भारी तलवार थी, वो गिरती तो सीधे उतर जाती, बड़ी मोटी मजबूत पैनी तलवार लटकाई गई थी। किसी प्रकार से सुबह हुई, सुबह वो उठा कि भाई मुझे फ्रेश होने जाना है, ये करना है, मैं नित्य कर्म करने, वो करने करके तलवार से दूर हट गया। और फिर जैसी वह बाहर निकला, दरबार में आया, तो राजा ने बुलवाया, कहो महाराज कैसे हो, नींद तो अच्छे से आई? कैसी बातें करते हो, नींद कैसे आएगी? अरे इतनी अच्छी शैया दी गई थी, इतनी मृदु शैया दी गई थी, राज दरबार की श्रेष्ठ शैया दी गई थी, सबसे अच्छा रूम आपको दिया गया था। बड़े बड़े राजा आते हैं उनको यह रूम दिया जाता है, सम्राट आते हैं वो यहाँ ठहरते हैं, वह रूम दिया गया था, वह शैया दी गई थी, सारी व्यवस्थाएं की गई थी, सुस्वादु 56 भोग आपका भोजन करवाया गया था, कौन सी कमी रखी गई थी? तो निद्रा तो अच्छी आनी चाहिए, अच्छा भोजन किया, अच्छी शैया, तो नींद तो अच्छी आनी चाहिए, क्या खाक अच्छी नींद आनी चाहिए। तलवार लटका दी थी वहां पर कच्चे धागे से, यह कोई ढंग होता है? तो राजा जनक ने कहा, महाराज ये बताओ,
तलवार तो ऊपर लटक रही थी, शैया में आराम से सो सकते थे, नींद क्यों नहीं आई? बोले जान का खतरा था। कब टपक जाए क्या भरोसा, कब प्राण चले जाए। तो राजा जनक ने कहा, कल आपके मन में संशय उठे थे ना, मुझे अपने प्रतिक्षण मृत्यु का बोध है। कब यह तलवार टपक जाए, कब कौन सी घटना घट जाए, कब यह धड़कन रुक जाए, इस शरीर की मृत्यु का बोध सदा है। होश बना हुआ है, नींद आती नहीं, वह चैतन्य जो है जागा हुआ है, चैतन्य सोता नहीं है। तो फिर बाहर के राग रंग का भीतर कोई प्रवेश नहीं होता। राग रंग बाहर का बाहर है, उसका भीतर प्रवेश नहीं होता, क्योंकि मैं जागा हुआ हूं। तो जाग के जीना है, जाग के जियो। तो रात में कौन कौन से विचार आए आपको? बोले कोई विचार नहीं था, बस एक सजगता थी इस तलवार के प्रति, बस ऐसी सजगता चाहिए। राजा जनक ने कहा, यह सजगता या होश, यही सीखना है। कौन सा क्षण वो मृत्यु टपक जाए तो वहां सजगता बनी रहनी चाहिए, होश बना रहना चाहिए। और कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र, कोई भी अध्ययन काम नहीं आता, सिर्फ होश काम में आता है। यह शिक्षा दी राजा जनक को, तब उसे होश आया होगा कि मैं तो एक छोटा मोटा पढ़ाकू हूं और जिसके सामने खड़ा हूं वह महर्षि है। वह एक महर्षि है जिससे मैं सिर्फ एक राजा समझ रहा हूं, और से तू तड़ाक से बात कर रहा हूं, तब भी वह नम्रता से बात कर रहा है, जबकि वह एक महर्षि है। मैं अपने आप को ब्राह्मण मान रहा हूं, जबकि ब्राह्मण अभी हुआ ही नहीं, ब्रह्म कारण अभी हुआ ही नहीं, ब्राह्मण तो मुझ में घटा ही नहीं। तो इस प्रकार से तभी गुरु भेज पाते थे राजा जनक के पास में, क्योंकि ऐसे अहंकारी जो है राजा जनक के पास आकर ही उनका अहंकार मटिया मेट होता था, और कुछ न कुछ ऐसा उपाय करते थे कि पूरा उनका अहंकार चकनाचूर हो जाता था। तो करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है ना। वह कुछ करना चाहता है, कुछ कर रहा है, खूब अध्ययन कर रहा है, कुछ खूब ज्ञान लड़ा रहा है ना, और करने से वह बिगाड़ रहा है। जबकि इस प्रकार के अध्ययन की चीज ही नहीं है। सहज जीवन, सहज स्वाभाविक साधना जो है वह मुक्तिदायी है, वही बनती है बात। असहज साधना कभी पहुंचा नहीं सकती। असहज साधना से बिगड़ जाएगा, असहज साधना करते रहोगे तो करने से बिगड़ जाएगा, और सहज साधना से बात बन जाएगी। साधो सहज समाधि भली। लोग कहते हैं यहाँ पर रिट्रीट, इतनी लंबी लंबी रिट्रीट चलती है, इसके शेड्यूल क्या है? इसके शेड्यूल तो कहीं पब्लिश ही नहीं होते। आपके रिट्रीट के शेड्यूल तो पता होने चाहिए ना, कि सुबह कितने बजे उठना, सुबह का ध्यान कितने बजे, है ना। फिर अपना जो है वो अपना पूर्वाह्न में एक ध्यान होगा, फिर दोपहर में कोई ध्यान होगा, संध्या का एक ध्यान होगा, संध्या का कुछ रिचुअल होगा, फिर रात्रि का कुछ होगा। तो कुछ शेड्यूल ही नहीं है कि दिन में कितने 4 ध्यान होते हैं कि 5 ध्यान होते हैं, कितने सेशन होते हैं। फिर शेड्यूल बने होने चाहिए कि दिन में 2-3 कन्वर्सेशन होंगे, 5 ध्यान होंगे, है ना, और कुछ नियम होंगे, कायदे होंगे, कुछ होगा, शेड्यूल होगा, कितने बजे सोना, कितने बजे उठना। कुछ ऐसा शेड्यूल तो आपकी रिट्रीट का है ही नहीं। तो ये रिट्रीट चल रही है और है, कोई शेड्यूल नहीं है, बात कुछ समझ में आती नहीं है। रिट्रीट है कैसी है?
यहाँ तो भाई कोई शेड्यूल है नहीं, रोबोटिक कोई सिस्टम है नहीं, कोई भी रोबोटिक सिस्टम नहीं है, करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सब हो रहा है, हो रहा है में सेशन हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। हो रहा है में तो कोई भ्रमण हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, जो होना है हो जाएगा। शेड्यूल है नहीं, है ना। 1 बजे का प्लान करेंगे 4 बजे निकलेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। और 5 बजे का प्लान करके 1 घंटा पहले निकल जाएंगे, वैसा भी हो सकता है। वो प्लानिंग श्लानिंग ऐसी बस टेम्पररी टाइप की रहती है ना। सहजता से जैसा होगा होगा, कोई कवायद तो करनी नहीं है। कवायद करने से ही बिगड़ती है ना चीजें। कवायद तो कर ही रहे हैं ना, बहुत सारे आश्रमों में कवायदें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। बहुत सारे व्यक्ति अपनी कवायद कर रहे हैं, बोले हम दिन में इतने बार ध्यान में बैठते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं, फलाना करते हैं, रिचुअल करते हैं, वह करते हैं, खूब करते हैं। कब से कर रहे हो? बोले 25 साल से कर रहे हैं, कोई बोलता है 50 साल से कर रहे हैं। अभी और देखो, पिछले 50 जन्मों से भी कर रहे हो, 100 जन्मों से कर रहे हो, आगे भी करोगे, 50-100 जन्म और करोगे, कर रहे हो ना, करते रहोगे। पहले भी बहुत समय से कर रहे हो, आगे भी करते रहोगे, जन्मों जन्मों करते रहोगे। बार बार स्कूल का बस्ता उठाओगे और बढ़िया कवायदे करोगे, 1 नंबर की कवायद करोगे। दिन में इतने बार ध्यान में बैठोगे, इतने शास्त्र का अध्ययन करोगे, इतना यह करोगे, इतना वह करोगे, यह करोगे, वह करोगे, कर रहे हो। पहले भी करते रहो, आगे भी करते रहोगे। अच्छे साधक पहले भी थे, आगे भी, अगले जन्म में भी अच्छे साधक बनोगे, उसके अगले जन्म में भी अच्छे साधक बनोगे, उसके अगले जन्म में भी अच्छे साधक बनोगे, 50 जन्म बाद भी अच्छे साधक रहोगे, 100 जन्म बाद भी अच्छे साधक रहोगे। स्कूल का बस्ता उठाते रहोगे, है ना, और अच्छे साधक बनते रहोगे। अब कोई कहे कि ये बहुत अच्छा विद्यार्थी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, खूब पढ़ता है, मस्त पढ़ता है, और हमारा बहुत अच्छा विद्यार्थी है, पिछले 50 साल से इसी कक्षा में। हजम होने लायक बात है। साधना वही है जो मुक्तिदायी हो, और यदि मुक्तिदायी नहीं है तो साधना नहीं है। जरूर उस साधना के नाम पर कुछ उल्टी सीधी बात चल रही है, उस साधना के नाम पर जरूर कुछ उल्टी सीधी बात चल रही है। हम आपको जो है कुछ सिखा नहीं रहे, आपने जो सीखा है उसके खिलाफ बस जा रहे हैं, और कुछ नहीं। आप सुबह जल्दी उठते हैं तो हम आपको थोड़ा सा देर से उठाएंगे, आप जल्दी सोते हैं तो हम आपको देर से सुलाएंगे, आपके खाने की कोई टाइमिंग है उसको बदल देंगे, आपको नाश्ता जो है बिल्कुल करने की आदत है उसको तोड़ देंगे, चाय की आदत है उसको तोड़ देंगे, जब नहीं पीते हो तब पिला देंगे, जब पीते हो तब नहीं उपलब्ध कराएंगे, है ना। आपके जो भी ढंग ढर रहे हैं सारे ढंग ढर्रों को तोड़ देंगे, सारे रोबोटिक पैटर्न्स को तोड़ देंगे, ठीक है ना। आप ठीक से हंसते नहीं थे तो यहाँ हंसने के दौर चलेंगे, आप घंटों घंटों हंसते रहेंगे, है ना। और कभी आप फूट फूट के रोने लगेंगे तो रोने का भी अवसर रहेगा। जब रोएंगे तो आपको कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, रो आराम से, घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से रो, क्या जल्दीबाजी है, क्यों आधा अधूरा रोते हो, ठीक से रो लो, सारे आवेगों को निकल जाने दो, उसकी निर्जरा हो जाने दो, तो उससे क्या होगी, सहजता फलित होगी।